यूपीएससी प्रीलिम्स आने ही वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लगभग सभी लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जरूर पढ़ते हैं, पर क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है? क्या इसके नोट्स बनाने चाहिए? क्या ये 10 दिन में कवर किया जा सकता है? इन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। अब पहली बात जो आपके दिमाग में होगी कि हम ये डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 20 से 25 नंबर आपको सिक्योर करवाने में एक बहुत बड़ा रोल मॉडर्न हिस्ट्री निभाती है। और यहाँ स्पेक्ट्रम की बुक जानी मानी है अपने कंटेंट को लेकर, जहां लगभग सभी लोग इसको एक बार रेफर जरूर करते हैं इन जनरल। तो क्या ये बुक आपको पढ़नी चाहिए और क्या ये 10 दिन में आपको चीज़ें कवर करवा सकती है? क्या 10 दिन में आप इसको पढ़ सकते हैं? इन दोनों को डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले एक चीज़ समझिए, स्पेक्ट्रम की बुक का फॉर्मेट क्या है और मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन अक्सर थीम्स पे आते हैं और ये जो किताब है ये भी यूनिट्स में बटी हुई है। यानी इस बुक में ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स हैं और 40 चैप्टर्स के आसपास है। हर एक जो एडिशन है उसमें अलग अलग तरह के यूनिट्स और चैप्टर्स हैं, तो वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इन जनरल 10 यूनिट्स और 40 चैप्टर्स इसमें होते हैं। थीम की जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है लेट्स से ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, आपसे गवर्नर जनरल्स के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाता है आमतौर पर कि जो फ्रीडम मूवमेंट में उसमें जो पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में, जो रूल्स और रेगुलेशंस एक्ट जो पास हुए उनसे पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो घटित हुए उनके बारे में पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ क्वेश्चंस लोकेशन पे भी पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री में कौन सी फैक्ट्रीज कहाँ पे थी, कहाँ पे किसका कंट्रोल था, किस तरह किस ट्रैवलर ने कब कहाँ विजिट किया। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाते लोकेशन के नाम से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड थी, जो क्रोनोलॉजी थी इवेंट्स की, कौन सी चीज़ कब घटित हुई, ये सब पता होनी चाहिए। ये बेसिक ब्रॉड थीम्स है जो यूपीएससी आपसे पूछती है। तो केवल इस किताब को उठा के पेज बाय पेज पढ़ लेने से आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएंगी। और जो हम नोट्स बनाते हैं, स्पेक्ट्रम खुद में एक तरह की नोट्स है। क्या इसका नोट्स बनाना संभव भी है? कई टॉपर्स जो है उसके नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि जनरल इसको और लक्ष्मीकांत की बुक को समझा जाता है कि दे आर नोट्स इन देमसेल्व्स। तो क्या इससे आपको कुछ नहीं लिखना, क्या रट्टा मार देना है? ऐसा नहीं है। जो ये प्रॉब्लम है इसको डिस्कस करेंगे आज हम कि कैसे इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्या थीम आपको बतानी चाहिए और कैसे आपको इसको रिवाइज करना चाहिए। 10 दिन में क्या ये की जा सकती है रिवाइज? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन आपने पहले इसको थोड़ा पढ़ा हो तब। शुरुआत में 10 दिन में शायद आप इसको ना पढ़ पाए, क्योंकि थोड़ी मोटी हो गई अब साइज के हिसाब से भी और किताब, और आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना होता है। लेकिन इसके लिए रिविजन स्ट्रेटजी क्या बनाए वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैंने बोला थीम, एग्जाम्पल देता हूँ, ट्राइबल रिवोल्ट। यूपीएससी ने तेभागा मूवमेंट के बारे में पूछा, संताल अपराइजिंग के बारे में पूछा और उलगुलन के बारे में पूछा। ये तीनों चीजें क्या आपको पता है किस राज्य में हुई हैं? स्टेट्स क्लियर हैं, डेट्स क्लियर हैं। डेट्स अगर एग्जैक्टली ना भी पता हो कब घटित हुई, पर आपको पीरियड ऑफ टाइम पता होना चाहिए किस पीरियड में हुई है। 1940s में हुई, 1850s में हुई या 1700s में हुई। क्योंकि जब जिस टाइम पे आपको ये पता है तो जो ऑप्शन होंगे वहाँ कई चीज़ें आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर आपको डेट जो क्रोनोलॉजी है वो क्लियर नहीं है कि कौन सा रिवोल्ट किस जगह हुआ, किस पीरियड में हुआ, डेट नहीं पीरियड, उस टाइम 25 साल 30 साल कुछ भी क्लैरिटी हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में चीज़ों को एलिमिनेट करके बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप पढ़े तो आपको वेरियस थीम्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिटेंशन कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इसको प्रिपेयर करना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए ये कुछ पर्सनैलिटीज़ का नाम है जिन पे क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में गणेश देसुकार के बारे में पूछा गया, रखमाबाई के बारे में पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा गया। फिर कंसिस्टेंटली डिफरेंट कमीशंस के बारे में पूछा जाता है। और प्रॉब्लम क्या आती है? कंफ्यूजन। लोग कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा कब आया, कब आईएनए ट्रायल्स किसके रिलेटेड थे, ये चीज़ें लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें जहां पर हम एक्ट्स या रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, या फिर जब हम ऐसे कमीशंस की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्रोनोलॉजी क्लियर हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम की बुक के नोट्स बनाए, एक एक चैप्टर एक पेज को मैंने एक लाइन में लिख लिया, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेजर इवेंट्स हैं क्या वो आपको ब्रॉडली दिमाग में याद है या नहीं है, वो समझना जरूरी है। इस चीज़ में जब पर्सनैलिटीज़ की हम बात करते हैं तो जो मैंने बोला टाइम पीरियड और पर्सनैलिटीज़ को कैसे मैच करें वो भी डिस्कस करते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन एक चीज़ पहले एक एक करके आते हैं चीज़ों पर। कि मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हो गई इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ व्हाट? ये 3 ऑप्शंस आपके पास है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिगो रिवोल्ट इंडिया में इंडिगो से रिलेटेड कितनी बार मुद्दे उठे थे भारत में और कहाँ कहाँ उठे थे? एक तो बंगाल में
और एक बिहार में, दोनों में लगभग 50 से 60 साल का अंतर था। जब ये दोनों इवेंट हुए, दोनों के क्या डिफरेंसेस थे, क्यों घटित हुए? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया फैक्ट्रीज के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड थी। करेक्ट आंसर आपको पूछा गया कि आप एक एक फैक्ट्री का नाम रट सकते हैं, नोट्स में लिख देंगे, याद रह जाएगा? नहीं। लेकिन जब आप अलग अलग कंपनीज जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डच या फिर पोर्टुगीज, ये जब इंडिया में आए, आपने एक इंडिया का मैप बनाया, वहां पर मार्क कर लिया खुद से, पीपीटी में नहीं, किसी डायग्राम में नहीं, खुद से। अगर आपने किसी जो आपको मैप मिल जाएंगे इजीली मार्केट में भी, ऑनलाइन भी, आप वहाँ खुद से अगर मार्क कर लें तो क्या आप स्थिति में नहीं पहुंच जाएंगे जहां आपके पास बेहतर रिटेंशन होगा अगली बार आप मैप देखेंगे तो, कि कौन कहाँ पिक हुआ, कौन कहाँ पर फैक्ट्री लगा के गया, किसने कहाँ जंग लड़ी। ये तरीका होता है चीज़ों को पिक्टोग्राफिकली याद करने के लिए। आप रिवाइज कर सकते हैं काफ़ी इजीली, नक्शे को देखते हैं कि कहाँ पर क्या घटित हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज कहाँ पर थी, पोर्टुगीज़ की कहाँ पर थी, डच कहाँ पर था, फ्रेंच कहाँ पर था, और उससे आप उस टाइम में जब वॉर भी पढ़ रहे हैं तो एक डॉट लगा लो, वॉर यहाँ पर हुई थी, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा इस फैक्ट्री के पास लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये तरीका है इस चीज़ को रिवाइज करने का। rather than आप हर एक पेज के नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ पे हो सके एक मैप पे चीज़ों को मार्कअप करें। अब शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श ढिल्लों किससे रिलेटेड थे ये? आईएनए ट्रायल से या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किसी ड्राफ्टिंग कमेटी से? ये बेसिक क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन जब हम पर्सनैलिटी की बात करें, जब हम ऐसे इवेंट्स की बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, रेन रिवॉल्ट कब हुआ था, ये सब चीज़ें कैसे याद रहेंगी, क्या डिफरेंस है, उसके लिए आपको सीक्वेंस या पिवट सेट करने पड़ेंगे। अब पिवट या सीक्वेंस क्या होते हैं समझना इंपॉर्टेंट है। अभी समझते हैं पिवट और सीक्वेंस क्या होता है। मान लीजिए आपको मैं पूछूं 1947 के बारे में, आपको मैं पूछूं 1857 के बारे में, आपको मैं पूछूं 1757 के बारे में। ये ऐसे इवेंट है जो जनरली लोगों को याद रहते हैं, क्योंकि पलासी का युद्ध, पहला रिवोल्ट बड़े लेवल पे, और प्लस इंडिया की आज़ादी। लेकिन अगर मैं इस पर और सब डिविजन बना दूँ, 1700s to 1750, 1757 to 1800s, 1800s to 1857, 1857 to let's say 1900s and 1900s to 1947, 50 साल की पीरियड में अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं अभी कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैंने अपना इवेंट सेट कर रखा है कि भाई ये जो चैप्टर है ये पीरियड है 1700 लेके 1750 का। मैं अगर ये 5 डिविजन्स कर दूँ ना तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चीज़ों को सीक्वेंस में लाना। एक ये 4 मेरे पास सीक्वेंस बना दिए और मैंने अपने अलग अलग मैप बना दिए, ट्राइबल रिवोल्ट के लिए, फार्मर्स रिवोल्ट के लिए। जब मैं चैप्टर्स को पढ़ रहा हूँ, मैं नोट्स बनाने के बजाय अपने इन कैटेगरीज के बीच में, या तो मेंटली भी कर सकते हो आप, या फिर अपने उस बॉक्स में अपने कोई अगर स्टिकी नोट्स ही ले लिया तो स्टिकी नोट्स पे आप चिपकाते हैं अच्छा ये रिवोल्ट इस पीरियड के अंदर हुआ था। तो आपके पास इन 5 जो बॉक्सेस है इसके अंदर आपके सारा हिस्ट्री जो है, मेजर इवेंट सारे आ जाएंगे। तो आपको फिर क्रोनोलॉजी रिवाइज करने के लिए बस उस बोर्ड की तरफ देखना है, अच्छा इस पीरियड में ये हुआ था, इस पीरियड में ये हुआ था। आपने ऐसे करके एक बोर्ड बना लिया, 1 2 3 4, इन चारों पीरियड में आपने अलग अलग इवेंट्स के स्टिकर लगा दिए या वहाँ इवेंट्स लिख दिए, तो जो इवेंट्स हैं उसकी क्रोनोलॉजी हमेशा याद रहेगी आपको, बल्कि इसके कि आप पक्के नोट्स बनाने बैठो और तब जाके आप इसको बेहतर तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको फिर भी प्रीलिम्स को लेकर थोड़ी सी डाउट्स हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से कुछ अपने अंदर सवाल हैं, कुछ टॉपिक्स से तैयार नहीं है, तो PW ओनली एस लाए हैं उसका सोल्यूशन आपके लिए, हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फॉर 2025, जो आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करेगा, जो आपको डेली जीएस की क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप सीसेट की तैयारी करेंगे, प्लस सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, सीसेट का एक्सेस भी मिलेगा, और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। ऑफलाइन आपको ये सुविधा केवल पटेल नगर में मिलेंगी, पर ऑनलाइन आप इंडिया में कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एट जस्ट 5000 रुपीज़ एंड ऑफलाइन एट 10,000 रुपीज़। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए प्लान्स हैं जो आपको तैयार करेंगे प्रीलिम्स के लिए, जहाँ आपके पास कोई भी डाउट्स, कोई भी कमी ना छूटे प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि अब टाइम कम है और ये कोर्स 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास एनरोल करने का और अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करने का इस टॉपिक के लिए। ज़्यादा डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगी, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लासेस नहीं करना चाहते, टेस्ट नहीं देना चाहते, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, जो है वो भी 8 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो हमने देखा क्रैश कोर्स, और ये रिगरस है। इसमें आपके पास 3500 क्वेश्चन होंगे, जीएस का पेपर का डिस्कशन होगा 1 घंटे का रोज का, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, डेली आप टेस्ट देंगे, सीसेट का पूरा मॉड्यूल आपको मिलेगा, स्पेशल टेस्ट होंगे, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी कंटेंट की, मंथली करंट अफेयर्स पिछले 2 साल के उसका टेस्ट होगा, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपको मेंस का गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारा सृजन, ये पूरा उसको आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा। और ये भी 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसकी प्राइस भी ऑनलाइन 4000 है,
और ऑफलाइन 5,000 रुपये है, जो आप जाके इससे उस जगह पे बैठ के टेस्ट दे सकते हैं या आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है, रिगरस प्रीलिम्स का प्रोग्राम और क्रैश कोर्स में आपको क्लासेस भी मिलती हैं, जीएस की स्पेसिफिकली, करंट अफेयर्स की भी, और आपके पास अच्छा ऑप्शन है मटेरियल भी प्राप्त करने का। और दूसरा है हमारा रिगरस प्रोग्राम, जो आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये हो गई कोर्सेज की बात, और अब आते हैं दोबारा हमारे टॉपिक के ऊपर, स्पेक्ट्रम की बुक के ऊपर। अब जरा इस बुक की बात करते हैं, जहाँ इसमें कितने चैप्टर्स हैं। अब जो मैं एडिशन देख रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स हैं और 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट पर्टिकुलरली एक थीम को कैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस बुक को देखें, अगर हमें इसको 10 दिन के अंदर रिवाइज करना है तो बहुत रेलेवेंट है कि हम अपने साथ 2-3 चीज़ें साथ लेके बैठे। एक तो मैप्स, ताकि हम ट्रैक कर पाएँ लोकेशन करो कहाँ कहाँ है, मैं आगे वाले चैप्टर्स में आपको बताता हूँ। प्लस जो मैंने बोला आपको पिवट, कि आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस पीरियड के बारे में आप पढ़ रहे हो, किस पीरियड में आप पढ़ रहे हो, उस पीरियड में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, ताकि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो चीज़ें घट रही हैं वो उस पीरियड में घट रही हैं, तो आप डिफरेंशिएट ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम जो कौन सा, आप चाहे 30 ईयर का पीरियड ले लो या 50 ईयर्स का पीरियड ले लो, जनरली लोग 50 ईयर्स का पीरियड लेते हैं ताकि उसमें डिवाइड करना आसान हो जाता है। अब ज़रा देखते हैं चैप्टर्स को। अब समझिए कि अगर मैं आपको लेके चलूँ इस टॉपिक में पहले यूनिट की तरफ, तो पहले यूनिट में क्या है, सोर्सेस और मेजर अप्रोचेस। अब जनरली जो अप्रोचेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे टॉपिक्स के बारे में क्लियरली बात है कि जब आप इस टॉपिक को यहाँ से देख रहे हो तो क्या आप यहाँ ही इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एडिशनल बुक में आप नोट्स बनाओ, एडिशनल कॉपी, नोट्स से बेहतर नहीं कि आप एक पेज यहीं पर अटैच कर लो जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इस अप्रोच से एसोसिएटेड, आप उसको वही मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पूछूं रणजीत गुहा के बारे में, तो रणजीत गुहा को माना जाता है कि हिस्ट्री एक नया अप्रोच इन्होंने दिया। किस अप्रोच से रिलेटेड है, क्या आपको आइडिया पता है कुछ कहाँ का है, क्या सबाल्टर्न अप्रोच से जुड़े हुए हैं या मार्क्सिस्ट अप्रोच से जुड़े हुए हैं। अब सुमित सरकार, इनकी बुक है, ये सुमित सरकार किस तरह के थॉट को लेके लिखते थे। जब हम कॉलोनियल अप्रोच की बात करते हैं तो कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में आप पढ़ेंगे, तो कैम्ब्रिज स्कूल से कौन जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली अलग से नोट्स बनाने के लिखने से बेटर है कि वहीं जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपने या तो स्टिकी नोट पर अटैच कर दिया या एक पेज पे लिख के वहीं साथ में स्टेपल कर दिया, ताकि आप तुरंत जब उस टॉपिक पे पढ़े तो वहीं से आपकी वो चीज़ें रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। जो यहाँ बात है ना बायोग्राफीज की, आर्काइव्स की, इनको आप फोकस कर सकते हो कि आप इसको लोकेशन के हिसाब से मैप पे मार्क कर सकते हो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे थी, ताकि अगेन आपको ये फिर 50 पन्ने ना रिवाइज करने पड़े, बल्कि आप जस्ट विद इन अ पेज खुद से तुरंत रिवाइज कर पाओ। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कैसे पूछे जाते हैं, क्या रेलेवेंट है। जो थीम्स मैंने आपको बताई, देखिए थीम्स पे जनरली देखिए आप शुरुआत में देखिए हमने सोर्सेज को एक पकड़ लिया, ठीक। फिर जो यूरोपियन अराइवल है, यूरोपियंस में कौन कब आया, किसने कहाँ फैक्ट्रीज लगाई, किसके कौन ट्रैवलर थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूरोपियंस को आपने स्पेसिफिकली एक मैप में दिखा दिया, अच्छा यहाँ फैक्ट्रीज हैं, ये बंदे आए थे, इन पीरियड्स में पहुंचे थे, तो उससे आपके पास कैटेगरी ड्रॉ हो जाएगी किसका अराइवल कब हुआ, किसने कहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश की, तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। इसी में मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, अगर हम इसके बाद बढ़े तो इसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा अप्रोचेस के बाद कि यूरोपियंस का अराइवल, जो मैंने आपको कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अब इस थीम को अगर हम पकड़े तो यहाँ सबसे पहले कौन आएंगे, पहले पोर्टुगीज आएगा, वास्को ड गामा, सबको याद है। वास्को ड गामा कब आए भाई, कहाँ पहुंचे, कालीकट कहाँ पर है, कौन सा रूट लिया, ठीक है, तैते दो सोलिस क्या होता है, कौन सा सी रूट लिया गया, ठीक। और डच इनके बाद आए। ब्रिटिशर्स का अराइवल कब होता है, वो डेट आपको पता है क्या, व्हेन डिड द ब्रिटिश अराइव इन इंडिया, ब्रिटिश अराइवल कब होता है इंडिया में। ये डेट होती है असल में 1608, जब वो सूरत में लैंड करते हैं। लैंड तो नहीं करते, अपने पानी की शिप से आ रहे हैं। 1600 में इनका चार्टर क्वीन एलिजाबेथ लिख के देती है। तो काफ़ी इजी है कि अगर आपको इंग्लिश हिस्ट्री को डिवाइड करना है 1600 से 50, 1650 से 1700, 1700 से 1750, 1750 से 1800, 1815 से 1900, उस बीच में जो उनकी मेजर बैटल्स हुई आप उसको एक जगह लिख के सिंपली रख सकते हो। अच्छा ये इनकी कहानी है, इनको मैप में आपने कर लिया, इनकी फैक्ट्रीज कहाँ थी। इसी तरह आपने ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो इन सब के लिए। अगेन आई एम स्पेसिफिकली सेइंग ये आप वहीं पर उसी जगह मार्क कर लें अपनी कॉपी पे, कॉपी कहना सॉरी, अपने बुक के ऊपर, और अगर आपको जहाँ भी दिखेगी रेलेवेंट है वहीं आपने उसको अटैच कर लिया। ये एक थीम हो गई कि जब जब यूरोपियन अराइवल हुआ तो कहाँ कहाँ से हुआ। मान लो मैंने एक इंडिया का मैप लगाया, अगर यहाँ ब्रिटिश आ रहे हैं तो अगर ब्रिटिश हैं तो वो कहाँ आएंगे, पहले सूरत में आएंगे तो गुजरात में, वो गुजरात की तरफ आए, फ्रेंच किधर से आए, डच किधर से आए, यहाँ हमने टाइम पीरियड लिख लिया। तो जो एक बहुत वृहद आपके पन्ने भरे पड़े हैं वो एक
सिंपल शॉर्ट तरीके से रिवीजन की स्ट्रैटेजी आपके पास हो जाएगी। और इसी तरह जब वो इंडिया में आते हैं फिर बहुत सारी बैटल्स होती हैं, ये सब अगला पोर्शन है। ये थीम हो गया अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। जब आप अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स कर रहे हो, इसी के साथ साथ आप ये भी इंश्योर कर लो कि जो मेन आपके आने वाले लोग थे, जो आपके टूरिस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट यानी जो ट्रैवलर्स थे, इनका अकाउंट आपको मिलता है, जिसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, उनके नाम या उनकी नेशनैलिटी आप उस हिसाब से जोड़ के देख सकते हो। तो पिवट आपने सेट कर लिया, अच्छा मेरे पास इस पीरियड में इतने सारे देशों से लोग आए, इतने सारे कनकरर्स आए, क्या क्या नाम है, कौन कौन से हैं। फिर हम मेन प्लेयर पे आते हैं जो है कौन, ब्रिटिश। यूरोपियंस के अराइवल में ही तो ब्रिटिश का पावर एक्सपेंड करता है। अब ब्रिटिश पावर मेजरली स्टार्ट होती है कब से, 1700 से लेकर 1757 के पीरियड में ही ब्रिटिश पावर अपनी राइज करती है और टॉप तक जाती है। रॉबर्ट क्लाइव का अराइवल और ब्रिटिश पावर का कंसोलिडेट करना। इस टाइम पीरियड में क्या क्या घटित हो रहा है। अब जो इंडिया में जब ये आते हैं तब जागीरदारी सिस्टम और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन रूल स्टार्ट होता है, कैसे ये पलासी का युद्ध जीतते हैं, कैसे ये बक्सर का युद्ध जीतते हैं, कैसे बक्सर के युद्ध से ज़्यादा इनकी जो मिलिट्री पावर है वो स्टैब्लिश करते हैं। क्योंकि बैटल ऑफ पलासी वो जो जीते थे वो नॉर्मली छल से जीते थे या धोखे से जीत गए थे, लेकिन बक्सर की जीत इनको पूरा पावर देती है इंडिया के पूरे रीजन के ऊपर। तो इस तरह का जो डिफरेंस है, कहाँ पर क्या युद्ध हुआ, उसका डिफरेंसेस आपको इस तरह याद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू नोट्स बना के रट्टे मारने से। अब एक बार जो इनका आप कॉन्क्वेस्ट पढ़ोगे तो कॉन्क्वेस्ट में बहुत से राजाओं के नाम आएंगे। कॉन्क्वेस्ट कहाँ कौन सा हुआ, किस रीजन में क्या कॉन्क्वेस्ट हो रहा है, कॉन्क्वेस्ट किस रीजन में हुआ वो आप मैप कर सकते हो, किस रीजन में क्या कॉन्क्वेस्ट। और इसी पीरियड में जो है आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स भी बहुत सारे हुए, क्योंकि जनरली इस बुक में आपको ट्राइबल रिवोल्ट का चैप्टर अलग मिलेगा, पेजेंट का जो प्रॉब्लम किसानों की उसके चैप्टर्स अलग मिलेंगे। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब वो तो मिक्स होंगे। तो आपको जब ये आप पढ़ रहे हैं, मैसूर का रेजिस्टेंस हो गया, एंग्लो मराठा वॉर हो गई, तो ये सिर्फ आपको वॉर के बारे में बताएंगे। लेकिन वहीं पर आपको ये भी एक पेज पर अटैच करना है इसी के साथ कि कौन गवर्नर जनरल किस टाइम में था, कौन वायसराय की एंट्री कब होती है, किस टाइम में होती है। क्योंकि अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो रिंग फेंस पॉलिसी थी वो कौन लेके आया, सब्सिडी अलायंस कौन लेके आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स कौन लेके आया, कब डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स लागू हुआ। जबकि इस बुक के चैप्टर्स में अंत में डिस्कस होगा, एग्जाम के क्वेश्चंस में आपसे ज्वाइन करके पूछा जाएगा। तो जनरली हम अलग अलग पढ़ते हैं और साथ में जब हमसे पूछा जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए रेलेवेंट है कि वो चीज़ आपको यहाँ ऐड कर लेनी है कि कौन वहाँ पे तब गवर्नर जनरल था, उस पीरियड में किसने क्या पॉलिसीज लाई। इसके बाद जो तीसरा यूनिट आता है जब कंपनी रूल अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है पूरी तरह से, उनके इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो वो पॉलिसीज़ में बदलाव लाते हैं, क्या एक्ट लाते हैं, क्या रेगुलेशन लाते हैं, कौन कौन से सिविल अपराइजिंग होती है, मिलिट्री अपराइजिंग होती है, ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं, यहाँ जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशंस और क्रोनोलॉजी। अब मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि आप ये पढ़ रहे हो अराइवल ऑफ ब्रिटिश और ब्रिटिश कंसोलिडेशन, यहाँ कई सारी वॉर्स होंगी, कई सारी बैटल्स होंगी। बैटल्स को आप सिस्टमेटिकली एक साथ लिख दो अपने, कहीं अलग से नहीं, उसी पेज में एक ऊपर, तो आपको बेहतर तरीके से पता रहेगा पहले यहाँ कंट्रोल किया, पहले यहाँ कंट्रोल किया, फिर यहाँ कंट्रोल किया। या आपने मैप पर बना लिया 1757, 1781, 1760, 1765, 1775, 1785, 1812, तो आपको वो एक मैप के थ्रू आइडिया लगेगा अच्छा ये इस तरह से मूव किया। आप एक मैप पर एक एरो लाइन से भी बना दो कहाँ पर कौन किधर मूव कर रहा है, तो आप बेहतर तरीके से यादों को रिवाइज कर पाओगे। फिर जब इनका रूल आता है तो फिर वही बात है कहाँ पर कौन सा जो विरोध प्रदर्शन हुआ, रिवोल्ट हुआ, किस रीजन में हो रहा है, इसके बारे में क्लैरिटी लाना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर अपराइजिंग हुई, कहाँ कैसी अपराइजिंग हुई। अब जब अपराइजिंग हो रही है तो अपराइजिंग के साथ साथ रिफॉर्मेशन की मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। जब आप रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ो, अगेन आई विल से लोकेशन, पर्सनैलिटी, टाइम पीरियड, इस पर फोकस करिए और फिर जाके उस टॉपिक पे क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। इन जनरल अगर आपको बुक को 10 दिन में कवर करना है तो आपके पास टाइम है एक यूनिट को खत्म करने के लिए 1 दिन। और अगर आप इनिशियली पढ़ रहे हैं पहली बार तो मुश्किल है, क्योंकि आपको डिटेल में अपने पहली रीडिंग में पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इसको हाईलाइट करते हो तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उस हिसाब से हाईलाइट करते हो, जो चीज़ें आपको लग रही है कि आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए रिवाइज करने के लिए, उसको आपने जैसे मतलब बताया मैप या पिवट या इन चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। इसके और डिटेल में मतलब अगर आप चाहें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे इस तरह के मैप्स बनाए जा सकते हैं, क्या किया जाता है, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बाद में लेके आएंगे। आप इस बुक में भी अगर फोकस करें, नेशनल मूवमेंट को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, 1905 टू 1918, 1907 टू 17 और उसके बाद का पीरियड एरा ऑफ नेशनलिज्म और कैसे इंडिया इंडिपेंडेंस तक गया। मेरा कहने का मतलब ये डिवीजन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको सब डिवीजन ईजिली मिल जाता है कि कब मिलिटेंट नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, कब ओल्ड कांग्रेस से शिफ्ट होकर नई तरह की कांग्रेस आई, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कब बढ़ने स्टार्ट हुए, कब आपका वर्ल्ड वॉर के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर कांग्रेस कब साथ आती है, गांधी का अराइवल, गांधी की पॉलिसीज़, उसका इम्पैक्ट इंडिया की कांग्रेस की फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर,
किस तरह पॉलिसीज बदलाव में आती हैं। तो ये चीज़ें याद करने, जब आप इस चैप्टर को पढ़ा होगा अपने आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा, क्योंकि ये कैटेगरिकली डिवाइडेड हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में। तो आपको ये चीज़ें ना, कब पार्टीशन हुआ, कब स्वदेशी आया, कब स्वदेशी खत्म हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक का रोल, अगर मैं आपको ये सब पूछूं तो इसलिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद रहेगा, क्योंकि इस बुक में पहले से इसको सब डिवाइड किया गया है। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप भी इसको इक्वली डिवाइड करें और चीज़ों को रिलेट करें, तभी जाके चीज़ें आप 10 दिन के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। अब इन जनरल अगर मैं आपको कहूँ कि एक यूनिट पढ़ना है या रिवाइज करना है, मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूँ, आई एम सेइंग हाउ टू रिवाइज इट। 10 दिन में पढ़ तो लोगे, लेकिन क्या आप डिटेल में पढ़ पाओगे? अगर आपने एक बार एक रीडिंग की हुई है, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि अगर आप इन चीज़ों का रिविजन रेदर देन राइटिंग ऑन कॉपी इस तरह के मैप्स या चीज़ों के साथ करें तो बेहतर स्थिति में आप पहुँच जाएंगे चीज़ों को रिवाइज करने को लेकर। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और यूनिट्स। मान लीजिए यूनिट 7 आपने देखा, यूनिट 7 बहुत बड़ा है, इसका याद रखिएगा, यूनिट 7 बड़ा है। यूनिट 7 सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। यहाँ पर आपका जो इमरजेंसी ऑफ गांधी है, उसके बाद जो लगातार मूवमेंट थी, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, आपके स्वराज, नो चेंजर्स, मार्क्सिस्ट का आना, पेजेंट एजिटेशन, खिलाफत इशू, सारे आते हैं इसी पीरियड में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आना। तो ये सब चीज़ें बहुत रेलेवेंट हैं हमारे हिस्ट्री के सेक्शन में, इस पर आपको समय काफ़ी देना पड़ेगा। तो जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, कौन किसके बारे है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो कंटेंट पेज है यहाँ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। जल्दी हम चैप्टर पढ़ के भूल जाते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद दोबारा कंटेंट पेज पे आना है, उसमें देखना है क्या मुझे चीज़ें याद हैं कि नहीं। इरविन मैनिफेस्टो मैंने पढ़ लिया भाई, वहाँ पर एक पेज में मैंने कुछ चीज़ें लिख भी दी, लेकिन इरविन मैंने डिक्लेरेशन मुझे याद है कि नहीं, क्या था डिफरेंस भाई, कैसे इरविन डिक्लेरेशन पूना पैक्ट से अलग थी, क्या था पूना पैक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रेटजी, ये ट्रू स्ट्रगल का जो स्ट्रेटजी था कांग्रेस का, जो गांधी फिलोसफी से काफ़ी इंस्पायर्ड था, क्या मुझे इसके बारे में क्लैरिटी है या नहीं। जब पढ़ रहा हूँ तब तो मुझे लगेगा कि मेरे पास क्लैरिटी है, बट देन इफ आई कैन गो बैक एंड सी कि है भी या नहीं क्लैरिटी, तब पता होती है। तो कंटेंट पेज खोलो चैप्टर पढ़ने के बाद, देखो कितना याद है, नहीं याद है दोबारा जाओ रिवाइज करो। एक बार अगर आप तुरंत रिवाइज कर लोगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड टॉक अबाउट इट। अब एक टॉपिक आता है यूनिट 9 में, जहाँ पर बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की और क्या क्या बदलाव किए गए। यही चीज़ आपको थोड़ी बहुत ना आपकी पॉलिटी पढ़ते टाइम में मिलती है, तो आप क्या इसको वहाँ से कोरिलेट नहीं कर सकते, क्या वहाँ से कुछ चीज़ें इसमें जोड़ नहीं सकते? वो भी आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन इनिशियली मेरी आपसे कोशिश ये होगी कि आप चैप्टर्स को जब पढ़ रहे हैं तो चैप्टर्स के पिवट को समझें, उसको कोरिलेट करें। अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे इसको समझने की और डिस्कस करने की और इसको रिवाइज करने की। जाके दोबारा कंटेंट पेज खोलिए, मैप्स का यूज़ करिए, पिवट का यूज़ करिए। हर चैप्टर में भी आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक चैप्टर बताता हूँ, ये चैप्टर है पेजेंट मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ बहुत सारी पेजेंट मूवमेंट डिस्कस की गई है, वर्किंग क्लास के मूवमेंट के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल का जिक्र नहीं आता। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली रिलेशन आप नहीं बनती कि कैसे कब क्या हुआ था, क्योंकि आपके जब फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे हो तो आप तो उसको ईयर बाय ईयर पढ़ रहे हो, पीरियड बाय पीरियड पढ़ रहे हो, लेकिन ये चीज़ अलग से बताई गई है। यहाँ पे इन्होंने 50-50 साल का पीरियड कर दिया। इसलिए मैंने पहले बोला है कि आप अपने हिसाब से पीरियड को देखो, इंडिगो कब हुआ, पबना कब हुआ, डेक्कन राइट्स कब हुए। आपने एक तो अपने क्रोनोलॉजी वाली लिस्ट में डाल दिया, अच्छा इस पीरियड में चीज़ें हुई हैं, पेजेंट रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट, सिविल रिप्राइजिंग, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी भी आपने उस पीरियड उसको ऐड कर लिया और तब वहाँ पर नाम लिख दिया उसके लीडर का भी कौन था और उसको उसी पेज के साथ स्टेपल कर दिया या स्टिकी नोट लगा के चिपका दिया। तो इट विल क्रिएट अ बेटर रिटेंशन कैपेसिटी इन योर हेड कंपेयर टू हर चैप्टर को अलग अलग देखने के मुकाबले। जब आप इसको पढ़ रहे हो, उससे जो पहले पढ़ा है उसको यहाँ पर जोड़ लो, नहीं जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये एक तरीका हो सकता है जिसके तहत आप बेहतर रिटेन कर पाओ और यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को लेके जाओ, पढ़ते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, जो चीज़ें ऐड करनी उसी पेज पे चिपका लो, ताकि जब रिवीजन का टाइम आए तो आप दोबारा रिवाइज करने जब बैठो 4 से 5 दिन में उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए इसको पढ़ने की। अब इसी में ना कुछ अपेंडिसेस भी हैं, ये भी बहुत रेलेवेंट है। अगर हम अपेंडिसेस को देखें तो ये आपको पर्सनैलिटीज़ की बात हो रही है, गवर्नर जनरल के सिग्निफिकेंट इवेंट्स की बात हो रही है, नेशनल कांग्रेस की सेशंस की बात हो रही है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात हो रही है, कास्ट मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट, न्यूज़पेपर जर्नल्स की बात हो रही है। अगेन ये बाहर चला जाता है, लोग अक्सर यहाँ तक आते तो थक जाते हैं। द पॉइंट इज यू हैव टू इंक्लूड दीज एस्पेक्ट्स इनटू योर पीरियड्स। जब आपने डिवाइड किया टाइम पीरियड में तब जो चीज़ें घटित हो रही है वहाँ जाके ऐड करिए। जब आप पेजेंट रिवॉल्ट पढ़ रहे थे उस चैप्टर का, तब कौन गवर्नर जनरल था, किसकी पॉलिसी के तहत विरोध हुआ, किस पीरियड में हुआ, ये अगर आप साथ साथ लेकर चलते हैं तो आपके रिवीजन आसान हो जाएगा कंपेयर टू एक चैप्टर एक बार में पढ़ना और आगे पीछे की चीज़ों को भूल जाना। और वो चीज़ें मैं फिर कहूँगा एक कॉपी पे अलग नोट्स बनाना उतना स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि आपको चीज़ें अब जो है सीधा डेट या इवेंट नहीं पूछे जाते, आपसे ये पूछा जाता है क्यों घटित हुआ, ये
क्या रीज़न था इसके पीछे। तो कोई भी अगर अपराइजिंग होती है उसके पीछे रीज़न होता है कोई पॉलिसी। पॉलिसी कौन लाता है? हमारा गवर्नर जनरल लाया हुआ है, वाइसराय लाया होगा। अगर आपको नहीं पता वाइसराय कौन है, वो किस तरह की पॉलिसी लेके आए हैं, तो आप उस आंसर को जब आप ऑप्शन में देखने जाओगे तो एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे। अब तो सिस्टम आ गया है कि पिक एनी 2 एनी 3 वाला, तो वहाँ भी आप पिक नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि जब आप पढ़ो तो ऐसी इवेंट्स की सिस्टम, लोकेशन, क्रोनोलॉजी आप कर लें, प्लस जो कोर कंटेंट है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ के उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, हम कोशिश करेंगे वो सारे डाउट्स आप पे क्लियर हो। और एक और इस पे एक वीडियो लेके आए जहाँ आपको और डिटेल में समझा पाए हम कि और अगर कोई भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग दिस बुक, कैसे इसको कवर करना चाहिए, किस तरह रिवाइज करना चाहिए। तो नॉर्मली ये सिस्टम होता है जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ये 4 तरीके अपना के आपकी प्रिपरेशन का बेहतर तरीका होगा चीज़ों को रिटेन करने का। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।